जी बिजनेस की आज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ मिस्टर आर रामाशेषन। हम बात करेंगे इंडियन कमोडिटी मार्केट के सामने आने वाली चुनौतियों की और किस तरीके से मार्केट इन चुनौतियों को पूरा करेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे, एनसीडीएक्स लीडर है एग्री कमोडिटीज में, किन कमोडिटीज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं और क्या कारण है उन पर्टिकुलर कमोडिटीज में ज्यादा वॉल्यूम? खास करके अभी हमारे ट्रेडिंग होता है सोया ऑयल पे, सोयाबीन पे, सरसों पे और ग्वार सीड पे। ये 4 कमोडिटीज हमारे लीडिंग कमोडिटीज हैं। वजह यह है कि इन कमोडिटीज के जो फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक मंडी का व्यापार है, मंडी के व्यापार के साथ साथ फ्यूचर्स मार्केट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वजह से ये कमोडिटीज हमारे एक्सचेंज में बहुत चलते हैं। अच्छा, इनका यदि ज्योग्राफीज की कभी स्टडी हुई है कि किन ज्योग्राफीज से इंडिया में ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं या कहाँ ज्यादा अवेयरनेस है? हाँ, कुछ हद तक हमने स्टडी किया हुआ है। सरसों का अगर आप ले लेंगे, सरसों खास करके राजस्थान से आता है, ग्वार राजस्थान और हरियाणा से। हल्दी जहां आप लेंगे तो हल्दी खास करके तमिलनाडु, आंध्रा और फिर महाराष्ट्र से। सो कमोडिटी के हिसाब से ज्योग्राफी का पार्टिसिपेशन है। कई कमोडिटीज ऐसे हैं कि सारे देश से पार्टिसिपेशन आता है हमें। जहां ज्यादा कमोडिटी वॉल्यूम की बात है, वहीं कुछ कमोडिटीज ऐसी आलमंड है, गुड़ है, काफी और सारी ऐसी जहां वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है कि किन कमोडिटीज में वॉल्यूम्स की कमी है, उसके बावजूद ये फ्यूचर्स या कॉन्ट्रैक्ट चलाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि कई कमोडिटीज ट्रेडिंग पे सफल हो जाते हैं, कई कमोडिटीज शुरू ही नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कमोडिटीज इनिशियली सफल होते हैं ट्रेडिंग पे, फिर बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट हट जाता है। भारत में भी नहीं, सारे विदेश में भी आप देखेंगे, वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग का जो बिहेवियर है थोड़ा अनसर्टन है। और अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि किस वजह से एक कमोडिटी सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। तो वही ट्रेंड हमारे यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है। तो जहां तक आप खास करके आलमंड या कोई ऐसे कमोडिटी की बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं कि ये कमोडिटी सफल हो जाए। खास करके मैं उदाहरण दूंगा आपको धनिया की। धनिया को हमने लॉन्च किया था अगस्त 2008 पे। करीबन 1.5-2 साल तक ये कमोडिटी बिल्कुल ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अभी 6 महीने से आप देखेंगे तो दुनिया का मतलब ट्रेडिंग शुरू हो गया है। तो प्रयास जारी है, कभी कभी सफल हो जाता है, कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है। कोशिश तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। किस तरह के फ्यूचर प्लान है आपके? किस तरह की नई कमोडिटीज आएंगी या नए प्रोडक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेंगे? हमारे फ्यूचर प्लान 3 तरीके के हैं। एक तो एग्जिस्टिंग कमोडिटीज जो है, हमारा ट्रेडिंग जो चल रहा है, इन कमोडिटीज में फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और अच्छे तरीके से जोड़ना, एक तो ये बहुत जरूरी है। कमोडिटी ट्रेडिंग तभी मजबूत होगा जब फिजिकल पार्टिसिपेंट्स जुड़ जाएंगे। इसके लिए प्रयास बहुत कर रहे हैं और जारी रहेगा ये। सेकेंड क्या है कि हमारे स्पॉट और फ्यूचर का इंटीग्रेशन, धीरे धीरे ये स्पॉट और फ्यूचर का जब इंटीग्रेशन होगा तब कमोडिटी मार्केट्स का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, बहुत ही बढ़ेगा। तो ये सेकंड डायरेक्शन ये हमारा प्रयास है। थर्ड तो ये हम करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग जरा डाइवर्सिफाई हो जाए। जहां जैसे कि आपने कहा, हमारा ट्रेडिंग खास करके एग्रीकल्चर पे एकदम फोकस्ड है। एग्रीकल्चर ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, ये मानते हैं, इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी हम जरा ध्यान देंगे ताकि हमारा ट्रेडिंग जरा डाइवर्सिफाई हो जाए। आपने जिस तरीके से बात बताई इंटीग्रेशन की फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट की, अभी किस तरह के चैलेंजेस हैं इनको इंटीग्रेट करने में और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इनको दूर करने में? जहां तक इंटीग्रेशन का सवाल है, एक तो मंडीज का जो रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो हमको करीब सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करने पड़ते हैं। एक तो ये हो गया। और ये मंडीज जो है, फिजिकल ट्रेडिंग जो होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई सिस्टम नहीं है, क्वालिटी का कोई सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग विजुअल ग्रेडिंग होता है। और लेकिन एनसीडेक्स में जो ट्रेडिंग है वहां पर ग्रेडिंग एकदम अच्छी तरीके से हमने ग्रेड बनाया। तो उस ग्रेड को और मंडी के ग्रेड को जोड़ने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और तीसरा तो यह है कि ये मंडीज में करीबन 50 साल से जो लोकल आड़तिया और ट्रेडर्स जो जुड़े हुए हैं, उनको साथ में लेके हमको चलना है। काफी एजुकेशन एक्सटेंशन की काम की जरूरत है। तो ये जरा टाइम लगने वाली बात है। तो इसलिए इसको मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट और रेगुलेशन, सारे चीजों को संभाल के साथ चलना है। इसमें चैलेंजेस हैं और टाइम भी इसमें लगता है। एक चीज और यहाँ जहाँ आप
लोकल मार्केट के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं फ्यूचर से, काफी सारी एमएनसीज हैं, आईटीसी है या डोमेस्टिक मार्केट में लीडर देखें टाटा है, इन लोग ने कुछ अपने वहां स्टोर्स ओपन किए हैं, वो भी इन्हीं सब मामलों से जुड़े हैं। वो किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकते हैं या कुछ बातचीत चल रही है कि उनको इस सिस्टम से जोड़ा जाए? ऐसा है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन इनका जो फील्ड है, इनका जो स्कोप है अपने प्रोक्योरमेंट के लिए और अपने खास करके बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सीमित है। तो इन्होंने मार्केट को मार्केट डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखा है, अपने बिजनेस के रूप में देखा है। लेकिन हमारा जो स्पॉट एक्सचेंज का प्रयास है मार्केट को डेवलप करने के साथ साथ सारे देश को एक मार्केट जैसे बनाने के प्रयास है हमारी। तो इसलिए हमारा जो स्कोप है इनसे ज्यादा वाइडर है। इनका पार्टिसिपेशन हमारे मार्केट में, हमारे स्पॉट मार्केट में बहुत ही फायदा रहेगा हमारे लिए। तो उस हद तक इनका मतलब कोऑपरेशन हमें जरूरी है, लेकिन हमारा जो प्रयास है काफी वाइड है, इसीलिए हमको टाइम भी और लगेगा। आप जब फ्यूचर प्लान बता रहे थे तब कुछ नए प्रोडक्ट और जोड़ने की बात हुई है। अभी तक भी जो प्रोडक्ट जोड़े गए हैं तो किस तरह की स्टडी की जाती है मार्केट की, किस तरह से रिसर्च किया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट रहता है, कंपनी की इमेज जुड़ी रहती है उसके साथ एक्सचेंज की, किस तरह की स्टडी होती है उसके पहले? देखिए, एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पहले काफी रिसर्च होता है, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसा है। जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी हो गया तो प्रोडक्शन कैसा है और अराइवल सीजन कैसा है, कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से, और उस प्रोडक्ट का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है। बहुत ही नैरो कमोडिटी है तो उसको ट्रेडिंग में लाते नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग में ठीक तरीके से ट्रेडिंग होना मुश्किल हो जाता है। और किस हद तक इस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रहेगा, और कभी कभी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है तो फिर एक्सपोर्ट की नजर से भी इंटरेस्टेड रहेगा या नहीं, ये सब देखते हैं। तो उसके बाद में प्रोडक्ट को फिर स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बना के फिर हम एफएमसी के परमिशन के लिए भेजते हैं। जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटी का सवाल है, जहां तक नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी का सवाल है, उसमें भी लार्जली ऐसे ही रिसर्च होता है, लेकिन वहां पे अराइवल सीजन वगैरह नहीं होता है, तो फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द ईयर। तो उस हद से उसको भी रिसर्च करके रेगुलेटरी परमिशन के लिए भेजते हैं। करीबन एक प्रोडक्ट को परमिशन लेवल तक लाने के लिए 6 महीने लगते हैं हमको। परमिशन के बाद कम से कम 1 साल लगता है वो प्रोडक्ट को कुछ हद तक ट्रेडिंग में लाने के लिए। यह वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जी बिजनेस के साथ, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज में तो आप लीडर हैं, लेकिन जो मेटल है या बुलियन है उस मार्केट में किस तरीके से अभी तक आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, क्या कारण है उसके? जैसे एनसीडेक्स शुरू हुआ तब तो हमारी जो कोशिश थी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को हम ट्रेडिंग के लिए लाएं, क्योंकि फ्यूचर्स एक्सचेंज बनने का वही सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसलिए खास करके हमने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ग्रेडिंग में, स्टैंडर्डाइजेशन में, एसेइंग में बहुत ध्यान दिया। तो जब हम इस मामले पे ध्यान दे रहे थे तो कुछ हद तक नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में हमारा ध्यान जो था पूरा नहीं रहा। तो इसकी वजह से नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में खास करके ध्यान ना देने की वजह से थोड़ा सा हम पीछे हट गए, लेकिन फिर भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमारा तो ट्रेडिंग इनिशियली बनता रहा। फिर बाद में मार्केट का इंटरेस्ट जो है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कुछ और दिशा पे उनका इंटरेस्ट चला गया, तो इसलिए हमारा ट्रेडिंग वहां बंद हो गया है। इसको अभी ठीक करने की कोशिश जारी है। फ्रेश नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज का आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं जो हम ट्रेडिंग पे ला सके, और मेरा ये मानना है कि अगले 1 साल में हमारा नॉन एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग की बराबर होगा। नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को चलाना या लोगों का भरोसा लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ट्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी रहते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे नहीं आते हैं, इंटीग्रेशन में भी साथ नहीं देते। कितनी बड़ी दिक्कत है ये? आपने बहुत सही बात कहा है इसके लिए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। खास करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हिसाब से हमने खास ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख पे। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऐसे हैं जहां पे उनका प्राइस डिस्कवरी भारत में होता है, तो इसके लिए हमें इन कमोडिटीज के ट्रेडिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज आप देखेंगे तो प्राइस कहीं और है, सिर्फ उसका ट्रेडिंग यहाँ होता है, डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनमें खास डिफिकल्टीज होती नहीं है। जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज है
ये सारे चीज के सपोर्ट होनी चाहिए, खास करके अच्छे सा डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी असेसमेंट का होना चाहिए, वेयरहाउसिंग का होना चाहिए, ट्रेडिंग में ध्यान देना चाहिए, खास करके बहुत सारे मुश्किलें हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हो या ब्रोकर्स हो, कुछ हद तक इन कमोडिटीज से डरते नहीं, तो थोड़ा पीछे हट तो जरूर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन कमोडिटीज में ट्रेडिंग ये लोग करते नहीं है, जरा सावधानी से ध्यान से करते हैं। इनके सपोर्ट के बगैर तो खैर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है। बट जिस हद तक नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में आसानी से ये लोग ट्रेड करते हैं, उसी आसानी से यहाँ करना उनके लिए मुश्किल होता है। ये हट जाएगा मेरे ख्याल से। एनसीडीएक्स के अलावा काफी सारे एक्सचेंजेस और आगे हैं मार्केट में, अब जरूरत है कि और एक्सचेंजेस के आने के लिए कमोडिटी स्पेस में? जहां तक जरूरत है वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि नए एक्सचेंजेस आने चाहिए या आ गए तो चलने चाहिए, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक तो कह सकता हूं कि कंपटीशन से एग्जिस्टिंग जो एक्सचेंजेस हैं अच्छे से काम करेंगे, नए एक्सचेंजेस कुछ अच्छे नए प्रोडक्ट लाएंगे, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट और बढ़ेगा, तो सबके लिए अच्छा है। मार्केट जरूर फैलेगा नए एक्सचेंजेस के आने से, या अभी जो थोड़ा ज्यादा तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, जो तेजी से काम करेंगे तो वो भी मार्केट के लिए तो अच्छा है, लेकिन एनसीडीएक्स के लिए नया कंपटीशन तैयार होगा, क्योंकि वो इतने ही डीप रूटेड जाएंगे, उतना ही ज्यादा पेनिट्रेशन उनका रहेगा। तो उस कंपटीशन के लिए किस तरीके की तैयारी है आपकी? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि नए एक तो नए कमोडिटीज और ट्रेडिंग सिस्टम को ठीक करना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये रहेगा कि हम जिस तरीके से एक्सचेंज को चला रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखें, उसी हद से हम ट्रेडिंग को चलाएं तो मार्केट हमारे साथ बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। और नए प्रोडक्ट्स और नए तरीके के ट्रेडिंग वगैरह के लिए हम भी कोशिश करेंगे बिल्कुल। काफी सारा विस्तार हो गया मार्केट का, कमोडिटीज मार्केट का, अवेयरनेस भी फैली है, लेकिन इसके साथ अभी भी दो ग्रुप बने हुए हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि फ्यूचर्स होना चाहिए, उनका एक कहना है कि इससे नहीं होने वाला कह रहा है इससे महंगाई बढ़ती है, ये होता है वो होता है, दूसरा तो सपोर्ट कर ही रहा है। कितना इस करंट इन्फ्लेशन जो हायर इन्फ्लेशन चल रही है, इस दौर में किस तरह का एक माहौल बन रहा है? देखिए, हमारा तो ये नहीं मानना है कि इन्फ्लेशन और मार्केट्स की ट्रेडिंग की वजह से कोई संबंध या ताल्लुकात है। बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं, लेटेस्ट तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एनुअल रिपोर्ट में एकदम साफ कह चुका है कि फ्यूचर्स मार्केट और इन्फ्लेशन में कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये इस चीज को हम बिल्कुल मानते ही हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे एक्सचेंज पे ही देखेंगे आप, खास करके उदाहरण ले लेते हैं हम, तूर को 2007 में बैन किया गया और आज तक तूर का ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तूर का भाव तो ऊपर होता ही गया। और शक्कर का आप ले लीजिए, शक्कर को बैन किया गया 2 साल पहले, बैन करने के बाद दाम जो है होलसेल लेवल पे डबल हो गया और उसके बाद घट गया। सबको ये मालूम है कि शक्कर का जो प्रोडक्शन था, खास करके करीब 50% नीचे गिर गया था, 50-60% नीचे गिर गया था, तो उसकी वजह से डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से शक्कर का भाव बढ़ गया और आज आप देखेंगे तो शक्कर का भाव नॉर्मल आ गया है। तो बैन करने से किसी कमोडिटी के भाव में कोई बदलाव नहीं है, जहां सप्लाई डिमांड का मिसमैच है वहां पे भाव ऊपर होता ही होता है। और अगर कुछ और कमोडिटीज देखें, चने का मैं उदाहरण ले लेता हूं, चने का अगर आप उदाहरण लेंगे तो चने में जो रिटेल और होलसेल भाव में जो फर्क है बहुत ही कम है। और तूर का एक और बार मैं अगर मिसाल दूं, तूर का जब ट्रेडिंग होता था, रिटेल और होलसेल भाव का जो फर्क था एकदम कम रहा, जहां पे ट्रेडिंग बंद हुआ तो रिटेल और होलसेल भाव में फर्क ज्यादा आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग से भाव बढ़ना जो थियरी है मेरे ख्याल से गलत है। सप्लाई डिमांड का मिसमैच जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है। एक और ब्रेक लेते हैं, यहाँ बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामशेषन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एनसीडीएक्स की एक और आर्म है नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, किस तरह की वो सपोर्ट दे रही है और किस तरह का इंटीग्रेशन में या कंपनी को एक आगे बढ़ने में मदद कर रही है? पहला तो यह कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हमारे आर्म है, उस कंपनी को हमने जरूर प्रमोट तो किया था, लेकिन आज की तारीख में हमारा उस कंपनी में करीब 13% शेयर होल्डिंग है, बाकी शेयर होल्डिंग बैंक्स और इफ्को वगैरह का है। फिर भी उस कंपनी और हमारा जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, काफी गहरा है।
हमारे लिए वेरो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, बाकी भी वेरो सर्विस प्रोवाइडर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज उस कंपनी, वो कंपनी जो है अपना इंडिपेंडेंट है। ये हम बात करें तो स्पेकुलेटर के रोल के बारे में, कमोडिटीज मार्केट में किस तरह का रोल है, क्योंकि स्पेकुलेटर का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी एक्सचेंज के या जो फ्यूचर्स हैं या स्टॉक्स मार्केट के हैं, कमोडिटीज मार्केट में इसमें प्ले करने में। वो एक वॉल्यूम लेके आता है, प्राइस डिस्कवरी में मदद करता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में उसका बहुत ज्यादा डोमिनेशन हो गया है। कई जगह देखने में आ रहा है, शिकायतें आती हैं कि स्पेकुलेटर हावी हो रहे हैं रियल ट्रेडर्स पे या जो हेजर्स हैं उसके ऊपर। किस तरह का आप लोग एक्शन लेते हैं इसको काबू में रखने की, या किस तरह का एक आपका सिस्टम डेवलप किया जा रहा है इसके लिए? जी, जो भावना है कि स्पेकुलेटर मतलब इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से सही नहीं है। स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट टू सम एक्सटेंट मार्केट में होनी चाहिए, हमारे मार्केट में भी उतना ही इंटरेस्ट है। और आज की तारीख में तो ये मानना होगा कि भारत का जो रेगुलेशन है काफी हद तक ठीक से रेगुलेशन हुआ है मार्केट का। हमारे यहाँ पोजीशन लिमिट्स ठीक से बने हुए हैं, क्लाइंट लिमिट्स ठीक से बने हुए हैं, मार्जिनिंग सिस्टम अच्छा है, डिलीवरी सिस्टम एकदम स्ट्रांग और मजबूत है। तो इसकी वजह से स्पेकुलेटर का जो इंटरेस्ट है बना रहता है, लेकिन स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट मार्केट में एकदम 100% इन्फ्लुएंशियल उनका होता नहीं है। एक तो यह है। हेजिंग इंटरेस्ट भी हमारा काफी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से नजदीकी तौर से हमारे मार्केट्स पे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा मार्केट्स उतना स्पेकुलेटिव नहीं है जितना लोग मानते हैं। और खास करके स्पेकुलेटिव का अगर आप एवेल्युएट करना चाहेंगे, टर्नओवर वीज़ा-वी ओपन इंटरेस्ट को अगर हम एवेल्युएट करके देखेंगे तो हमारे मार्केट में स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बहुत ही कम है। तो इन शॉर्ट में अगर कहूं तो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम जो है सफल है कि स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट को कायम बनाने रखने में, लेकिन स्पेकुलेटर्स को अपर हैंड बिल्कुल दिया नहीं है इस मामले में। एक स्टेटस की बात हो रही थी एफएमसी और सेबी के, कि सेबी बहुत ज्यादा मार्केट रेगुलेटर के तौर पर प्रतिष्ठित है, बहुत ज्यादा उसका होल्ड है, लेकिन कमोडिटीज मार्केट का जो रेगुलेटर है एफएमसी, उसको भी उसी तरीके का दर्जा दिया जाए। किस तरह की दिक्कतें इसमें आ रही हैं अभी? और नहीं, सेबी के बारे में तो मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहां तक एफएमसी हमारा रेगुलेटर है, ये तो नहीं मानूंगा कि एफएमसी का होल्ड या एफएमसी का रेगुलेशन मार्केट में नहीं है। एफएमसी का रेगुलेशन जैसे मैंने पहले ही कहा, बाकी देशों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में एफएमसी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी अप्रोच है, एकदम बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बहुत ही ऑर्डरली चल रहा है। लेकिन ये कहते हुए साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा जो करंट एक्ट है, उस एक्ट में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। जैसे आपने कहा कि सेबी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एफएमसी को वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा नहीं मिला है। तो एक्ट में बदलाव लाके एफएमसी को ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का एक दर्जा मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंटली एक्ट करने का और मार्केट को और अच्छे तरह से रेगुलेट करने का जो प्रपोजल है, एफसीआरए अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है, वो पास करना बहुत ही जरूरी है। और मार्केट जिस हद से आज डेवलप कर रहे हैं उसके लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये अमेंडमेंट हो जाए और एफएमसी को वो एडिशनल पावर्स मिल जाए ताकि मार्केट और तेजी से और आसानी से ग्रो कर सके। अपने व्यू शेयर करने के लिए जी बिजनेस के दर्शकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।